अभिमन्यु अपनी ड्यूटी खत्म करके ऑफिस से अपने घर जा रहा था। आज वो काफी लेट हो गया था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। हेलो दिशा। अभिमन्यु, तुम्हें समय का अनुमान भी है? रात के 12 बज रहे हैं। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता है अभिमन्यु, मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ और रात में मुझे घर पर अकेले रहने में बहुत डर लगता है। आज ऑफिस में थोड़ा सा काम ज्यादा था, इसी वजह से लेट हो गया है। लेकिन तुम घर कितने बजे तक आओगे? एक तो तुम्हारा ऑफिस दूसरे शहर में पड़ता है। तुम्हें ऑफिस से घर आने में भी 1 घंटे ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है। रात के 1 बजे एक ट्रेन चलती है। मैं करीब 2 बजे तक घर पर आ जाऊंगा। फिर इसका मतलब ये है कि मुझे रात के 2 बजे तक भूखे रहना पड़ेगा। कितनी बार कहा है कि अगर मुझे ऑफिस से आने में देरी हो जाए तो तुम खाना खा लिया करो। नहीं अभिमन्यु, डिनर तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगी। ये मेरी जिद है अब। अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, मैं ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। वैसे भी मेरे फोन की बैटरी बहुत कम हो गई है। बातचीत करने के दौरान ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। तभी अभिमन्यु के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अभिमन्यु ऑफिस से बाहर निकल गया। अभिमन्यु का ऑफिस उसके शहर दिल्ली से गाजियाबाद पड़ता था। उसे रोजाना आने जाने के लिए ट्रेन से ही ट्रैवल करना पड़ता था। अभिमन्यु दौड़ता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पूरा खाली था, सिवाय इक्का दुक्का लोगों के। अभिमन्यु ट्रेन में चढ़ गया, मगर ट्रेन को चलते हुए कुछ आधा घंटा ही हुआ था कि एक जोरदार झटके से अभिमन्यु की नींद टूट गई। वो दरवाजे के पास आ गया। उसने देखा कि कुछ लोग टीटी से कुछ बातें कर रहे थे। अभिमन्यु भी नीचे उतर गया। उसने देखा वहाँ पर बस अभिमन्यु के अलावा टीटी, ट्रेन ड्राइवर और एक व्यक्ति बचे थे। क्या हुआ? पेंटोग्राफ डैमेज हो गया है और अब ट्रेन फंस गई है। फंस गई है? इसका क्या मतलब है? अरे भाई, आपने ठीक से सुना नहीं क्या? मैंने कहा कि पेंटोग्राफ डैमेज हो गया है, ट्रेन अब आगे नहीं जा सकती। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसे भी करके इसको आप सही कीजिए और कुछ भी करके इसको शहर तक ले जाने की कोशिश कीजिए। पागल हो गए हैं क्या आप? आपका दिमाग तो सही है। अरे ये कोई बस नहीं है कि इसको धक्का मारकर स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया जाए। ये एक ट्रेन है। इंजीनियर को फोन किया था मगर उसने फोन नहीं उठाया। मुझे तो लगता है कि रात यहीं बितानी पड़ेगी। अभिमन्यु आसपास नजर दौड़ाने लगा तो उसे सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिवाय कुछ घरों के। अभिमन्यु टीटी से बोला, आप लोग हेल्प सेंटर से कोई मदद क्यों नहीं लेते? कोशिश की लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है। मैं तो चलता हूँ यहाँ से। आगे शायद कोई टैक्सी या लिफ्ट मिल जाए। अकेले मत जाइए साहब, कुछ दूर के बाद जंगल का इलाका शुरू हो जाएगा। सुना है जंगली जानवर रात के समय घूमते फिरते हैं। आप किसी जंगली जानवर का शिकार हो सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी रात इस ट्रेन में ही बिता दूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। देखिए, रात तो हम में से कोई यहाँ पर नहीं बिताना चाहता, पर मुझे लगता है कि हम सबको साथ साथ यहाँ से निकलना चाहिए। और वैसे भी आपको मिलाकर 5 ही लोग तो हैं। अभिमन्यु को टीटी का सुझाव पसंद आया। वो सब वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। आप लोग आगे मत जाइए, आज पूर्णमासी की रात है। हर साल वो पूर्णमासी की रात को निकलती है। उसके निकलने का वक्त नजदीक है। आप लोग आज की रात यहीं पर काट लो, नहीं तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। आज वो फिर आएगी। मत जाइए इतने अंधेरे में। वो अंधकार की रानी है। क्या? कौन? किसकी बात कर रहे हो? और कौन हो तुम? इतनी रात में तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? उसके निकलने का वक्त हो गया है। आगे आप सबकी जान को खतरा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने पी रखी है क्या? लगता है तुमने कोई हॉरर मूवी देख ली है जो तुम्हारे दिमाग से अब तक नहीं उतरी। जाओ यहाँ से। मैंने कोई शराब नहीं पी रखी। सामने बने हुए उन घरों को देख रहे हैं आप लोग? उन घरों में मौजूद वो सब लोग डर की वजह से अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। रात के 1 बज रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन घरों में मौजूद सभी लोग सो रहे होंगे। वैसे तुम किसकी बात कर रहे हो? रात में जंगली जानवर निकलते हैं ये तो सुना था, मगर ये रात की रानी निकलती है ये पहली बार सुना है।
इतना कहकर अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगा और साथ ही साथ बाकी पैसेंजर्स भी। उसका नाम शलाका है, जो एक डायन है। अगर आप सबने मेरी बात नहीं मानी तो आप सबके चेहरे की हंसी मौत की दहशत में कब बदल जाएगी, आप सबको इसका पता भी नहीं चलेगा। मैं आप लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। इससे आगे अगर तुमने कुछ और बोला ना तो तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। मार मारकर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। इतना कहकर टीटी पैसेंजर्स की ओर देखकर बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहीं का रहने वाला कोई व्यक्ति होगा जो शराब पीकर स्टेशन पर सो गया होगा और इसने नशे की हालत में कोई भयानक सपना देखा होगा और होश आने पर इसके मन में जो आ रहा है वो बके जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये अब भी होश में नहीं है। आप सही कहते हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। अगर इसकी बकवास और सुनेंगे तो हो सकता है कि सुबह यहीं हो जाए। वो व्यक्ति चिल्लाता रहा मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो सब वहाँ से निकल गए। अभिमन्यु और वो लड़की साथ साथ चल रहे थे। उस लड़की ने अभिमन्यु से पूछा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, है ना? हाँ। आपको पता है आप जहाँ रहते हैं मैं भी वहीं पर रहती हूँ। रियली? कहाँ पर? आप दिल्ली की प्रीतम नगर में बनी हुई फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। अरे आपको तो वाकई पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। आप मुझे कैसे जानती हैं? आपके घर के सामने वाले घर में ही रहती हूँ मैं। अरे वो तो राधा आंटी का घर है, लेकिन मैंने तो आपको वहाँ कभी नहीं देखा। मैं राधा आंटी की दूर की भतीजी हूँ। मेरा नाम तान्या है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली आई हूँ। मैं भी इसी शहर में जॉब करती हूँ, मगर मेरी ड्यूटी दोपहर को ही समाप्त हो जाती है और आप अक्सर अपने घर पर लेट पहुँचते हैं और सुबह जल्दी ऑफिस के लिए चले जाते हैं, इसीलिए कभी हमारा आमना सामना नहीं हुआ। मेरा नाम अभिमन्यु है। वैसे आज आप लेट कैसे हो गई? आज मेरे बॉस को अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा और उनका सारा काम मुझे ही करना पड़ा। इसका मतलब आज आपका हाल भी मेरी ही तरह हुआ। इसी तरह बात करते करते वो पटरियों से चलते हुए आगे बढ़ने लगे। क्या हुआ? तान्या थोड़ा घबरा कर बोली, शायद आगे कोई खड़ा है। तान्या की बात सुनकर सब लोग वहीं पर रुक गए। आगे हॉल्ट लाइन थी। दोनों तरफ रेड लाइट हल्की हल्की रोशनी दे रही थी और उस रोशनी के बीच कोई खड़ा था। रोशनी कम थी तो उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जरा टॉर्च मार कर देखो कौन खड़ा है। यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसका मुंह उसकी छाती तक खुला हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। अचानक से वो तेज रफ्तार से उन सब की ओर दौड़ने लगी। कौन है ये? भागो सब यहाँ से! मगर वो अंधेरे में दौड़ते हुए सबका पीछा कर रही थी। उस भयानक बला ने तुरंत छलांग लगाकर ड्राइवर को गिरा दिया और ड्राइवर का गला पकड़ लिया और फिर उसने ड्राइवर को मार दिया और उसके बाद वो ड्राइवर की लाश को खाने में व्यस्त हो गई। अब सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। अभिमन्यु और सारे लोग पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगे। काफी देर भागने के बाद उन्हें एक पुराना सा पाइप दिखा। वो सब लोग उस पाइप के अंदर जा गए। वो सब काफी देर तक उसमें छुपे रहे। आखिर वो भयानक औरत थी कौन? वो गांव वाला सही बोल रहा था। लगता है हम में से अब कोई नहीं बचेगा। तुम शायद सही कह रही हो। वो गांव वाला सही कह रहा था, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ घंटे बाद सुबह हो जाएगी। हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। अचानक एक जोरदार आवाज से सब चौंक गए। टीटी और उस व्यक्ति ने एक गलती कर दी, उस पाइप से बाहर झांकने की। तुम दोनों ने देखा नहीं कि उस भयानक औरत ने किस तरह से ड्राइवर को चीर फाड़ कर रख दिया? मेरी बात सुनो, सीवर से बाहर झांकने की या निकलने की कोशिश भी मत करना। अचानक टीटी को उस डायन ने खींच लिया और पाइप के किनारे का भाग खून से सन गया। वही हाल उसने उस दूसरे व्यक्ति का भी किया। वो डायन फुर्ती से किसी जंगली जानवर की तरह अभिमन्यु और तान्या की ओर आने लगी। वो दोनों पीछे भागने लगे। भागते भागते वो दोनों पाइप के किनारे पर पहुंच गए।
ऊपर की ओर एक सीढ़ी थी। वो दोनों डर से कांपते हुए सीढ़ी पर चढ़ने लगे। वो दोनों ऊपर पहुंचे ही थे कि तभी कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। नीचे कुछ गांव वाले खड़े थे, मगर वो डायन बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। अचानक सारे गांव वालों ने अपनी अपनी टॉर्च जला दी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस डायन पर पड़ी, वो तुरंत वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही अभिमन्यु और तान्या नीचे उतर आए। अभिमन्यु गांव के एक व्यक्ति से बोला, आखिर कौन है ये? इसने मेरी आंखों के सामने 3 लोगों को कितनी बेरहमी से मार दिया और उनके शरीर का सारा खून पी गई। ये शलाखा डायन है जो वर्षों से हमारे गांव में और आसपास के इलाकों में अपना कहर ढाई हुई है। पूर्णमासी की हर रात को अपने शिकार के लिए निकलती है। अंधेरा इसे शक्ति प्रदान करता है। अंधेरा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी साधु तांत्रिक अंधेरे में इसका मुकाबला नहीं कर पाया। तुम दोनों यहाँ से अभी और इसी वक्त निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बाबा, ये आई कहाँ से है? कहते हैं कि बरसों पहले शलाखा नाम की एक तांत्रिक यहीं आसपास रहा करती थी, जो अंधेरे की पुजारिन थी। निर्दोष और मासूम लोगों की बलि देकर राक्षसों को चढ़ाती थी। गांव वालों ने एक दिन उसे जिंदा जला दिया, मगर उसके शिष्यों ने काली शक्ति का सहारा लेकर उसे इस दुनिया में वापस लाने की दोबारा कोशिश की। शलाखा इस दुनिया में वापस तो आई, मगर एक डायन का रूप लेकर, और वापस आकर सबसे पहले उसने अपने शिष्यों का ही खून पीकर उन्हें मार दिया। उस व्यक्ति ने ये कहा ही था कि अचानक सभी गांव वालों की टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। ये देखकर गांव वाले घबरा गए। अभिमन्यु भी तान्या को लेकर वहां से भागने लगा। भागते हुए उन दोनों के कानों में लोगों की चीखों की आवाज टकराने लगी। वो दोनों दौड़ते हुए सुनसान रास्तों से अब अपने शहर की सीमा तक पहुंच गए। सुनसान रास्तों से चलते हुए स्ट्रीट लाइट के बीच में से वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ 2 कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक तान्या ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अंधेरे में एक परछाई खड़ी हुई दिखाई दी। पीछे देखो अभिमन्यु! अभिमन्यु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही डायन खड़ी थी। वो तान्या को देखकर अजीब तरह से हंसने लगी। अभिमन्यु इससे पहले तान्या को भागने के लिए कहता कि अचानक उस डायन ने बिजली की रफ्तार से तान्या को पकड़ लिया और देखते ही देखते उसने तान्या का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उस डायन ने बड़ी फुर्ती से अपने कदम अभिमन्यु की ओर बढ़ा दिए। वो जैसे ही अभिमन्यु के नजदीक पहुंची कि अचानक वो बड़ी ही फुर्ती से पीछे की ओर हट गई, जैसे कि उसे किसी ने पूरी ताकत से पीछे की ओर धकेल दिया हो। ये देखकर अभिमन्यु हैरत में पड़ गया। उसके पीछे हटने की वजह से डायन के चेहरे का क्रोध और बढ़ गया। वो अभिमन्यु की ओर घूरते हुए भारी आवाज में बोली, सुबह का वक्त हो गया है और मेरे जाने का भी वक्त हो गया है। तू खुशनसीब है, वरना शलाखा अपने आखिरी शिकार को कभी नहीं छोड़ती। और अचानक वो वहां से गायब हो गई। अभिमन्यु पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। घर पर जाकर वो बेहोश हो गया। क्या हुआ अभिमन्यु? मैं तुम्हारा रात भर बेचैनी से इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम पूरी रात बताओ? और तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। अभिमन्यु कांपते कांपते सारी घटना अपनी पत्नी दिशा को बताने लगा। अभिमन्यु उसी दिन दिल्ली शहर को छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गया और फिर वो दोबारा दिल्ली कभी नहीं गया। गोपीनगर नाम का गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यहाँ एक पीपल का पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारन बुढ़िया दूसरे गांव से भीख मांगते गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वो मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बेटा, कुछ खाना दे दो,
भूख लगी है, भगवान आपको और धन देंगे। सुबह सुबह भीख कौन मांगता है? काम पर जाने के समय। जाओ आगे, मैं अभी काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया चली जाती है। क्या जरूरत थी खाना देने की? पैसे की बर्बादी करती हो। लोग सब हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम उड़ा दो पैसे। तुम बिना मतलब की बात मत करो। खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आ रही है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घरों में भीख मांगने चली गई और वो शीला नाम की औरत से बोली, भगवान भला करेंगे तुम्हारा। मुझे कुछ खाना दो और गंदा खाना मत देना। मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। आहा, एक तो भीख मांगती है और ऊपर से फरमाइश। जाओ, नहीं है मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ। गरीब बुढ़िया वहां से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बेटा, थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। देखो, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। महंगाई का जमाना है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है? गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिली कि उससे उसका पेट नहीं भरता। कुछ दिनों में वो और ज्यादा कमजोर हो गई। एक दिन बुढ़िया को बहुत जोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है, लेकिन वहां के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे हैं। कोई मुझे पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहां के लोग भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने को नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी ना मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया की मृत्यु होने के बाद अचानक वहां अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जब रात को लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत की तेजी से रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज के साथ साथ चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिससे लोग और ज्यादा गांव के लोगों ने मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। गांव वालों, ये क्या हो रहा है? गांव में रोज रात को औरत के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। इसका उपाय है, सब अपने अपने घर में हनुमान चालीसा शाम को बजाओ। इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था। कभी हंसने की आवाज, तो कभी रोने की आवाज, तो कभी किसी की बात करने की आवाज आती है। ये सारी बातें लोगों के अंदर डर को और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पास वाले घर में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी दिया था। कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी ना जाना, चुड़ैल रहती है, उस पर कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे।
बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं। वो भूख और बीमारी से मर गई। ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और अब वो अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्रोपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। ए साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना छोड़ दो। जिंदा में तो कुत्ते से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया, अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना मरेगा। साधु, तू भी चला जा, क्योंकि गुनहगार के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो गांव में रहेगा वो तिल तिल मरेगा, जैसे मैं मरी थी। चुड़ैल गायब हो गई। साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती, वो शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपीनगर वालों को मजबूरी में वो गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों को एक गलती के कारण अपना घर, अपनी जमीन, जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। ये गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ ना तो कोई आता है और ना ही कोई रहता है। इसीलिए कभी भी घमंड और निर्दयता में हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।